हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे साइंस के चैप्टर नंबर 5, सब्सटेंसेस इन द सराउंडिंग देयर स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज। हमारे आसपास पाए जाने वाले सब्सटेंसेस यानी पदार्थ, उनके स्टेट्स यानी वो कौन से कंडीशन में पाए जाते हैं, एंड प्रॉपर्टीज यानी उनकी स्पेशलिटीज क्या है। नेम द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स ऑफ वाटर। पानी जो है वो तीन कंडीशन में पाया जाता है, तीन स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट्स। तो हमें इनके नाम लिखने हैं। आंसर: ice is solid state, water is liquid state and the vapor is gaseous state of water. चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस यानी पदार्थ, उनके कंडीशन में जो चेंजेस आते हैं, बदलाव आता है, तब्दीली आती है, उसे कहा जाता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस। और ये हम समझेंगे एक्सपेरिमेंट के जरिए। टेक पीसेस ऑफ वैक्स इन अ बाउल एंड हीट देम ऑन अ कैंडल और स्पिरिट लैम्प। हमें एक बाउल के अंदर पीसेस ऑफ वैक्स, वैक्स यानी मोम को लेना है और उसे हीट करना है, गर्म करना है कैंडल के ऊपर यानी मोमबत्ती के ऊपर, या स्पिरिट लैम्प यानी बत्ती के ऊपर। हाउ डू द पीसेस ऑफ वैक्स चेंज? वैक्स के जो पीसेस है वो किस तरह से चेंज होंगे? वैक्स के पीसेस को जब हम हीट करेंगे तो गर्म होने की वजह से मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड फॉर्म में यानी लिक्विड स्टेट में। व्हाट वाज द इनिशियल स्टेट ऑफ वैक्स? वैक्स का इनिशियल स्टेट यानी शुरुआती दौर में वैक्स किस फॉर्म में था? तो वो सॉलिड फॉर्म में था यानी वो सॉलिड स्टेट में था। व्हाट डिड इट गेट कन्वर्टेड इनटू? बाद में वो किस स्टेट में कन्वर्ट हो गया? गर्म होने की वजह से वैक्स मेल्ट हो गया और वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड स्टेट में। नाउ कीप द सेम बाउल इन कोल्ड वाटर, व्हाट हैपेंस? सेम बाउल को अगर हम कोल्ड वाटर यानी ठंडे में पानी में रखेंगे तो क्या होगा? जो मेल्ट वैक्स जो है वो ठंडे पानी में रखने की वजह से वो सख्त हो जाएगा, जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, यानी वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड स्टेट में। When a substance changes from one state to another, the process is called change of state of the substance. जब कोई सब्सटेंस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है यानी उसके फॉर्म में कंडीशन के अंदर तब्दीली आती है, बदलाव आता है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। रीड दिस लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस: स्प्रिट, कैम्फर, पेट्रोल, घी, कोकोनट ऑयल, नेप्थलीन बॉल्स, एमोनियम क्लोराइड, नवसागर। विच वन फ्रीज इन विंटर? हमें एक लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस दी गई है और हमें यह फाइंड करना है कि इनमें से कौन से सब्सटेंसेस है जो ठंडी में फ्रीज होते हैं यानी जम जाते हैं। आंसर: इन विंटर द घी एंड कोकोनट ऑयल विल फ्रीज। ठंडी में घी और कोकोनट ऑयल फ्रीज हो जाता है यानी वो जम जाता है, सख्त हो जाता है। विच लिक्विड हैव यू सीन चेंज इनटू अ वेपर? दिए गए सब्सटेंसेस में ऐसे कौन से लिक्विड है जो वेपर में चेंज हो जाते हैं यानी वाफ में तब्दील हो जाते हैं? आंसर: स्प्रिट एंड पेट्रोल आर चेंज इनटू अ वेपर। स्प्रिट और पेट्रोल जो है वो वाफ में तब्दील हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं वेपर में। विच सॉलिड्स डायरेक्टली चेंज इनटू अ गैसियस स्टेट? दिए गए सब्सटेंसेस में ऐसे कौन से सॉलिड है जो चेंज हो जाते हैं गैसियस स्टेट में? नॉर्मली जो सब्सटेंसेस है वो तीन स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस फाइंड करने हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट के अंदर चेंज हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, और जो बीच का स्टेट होता है लिक्विड स्टेट, उसको स्किप करते हैं। तो आंसर है द सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज कैम्फर, नेप्थलीन बॉल्स एंड अमोनियम क्लोराइड विल डायरेक्टली चेंज इनटू द गैसियस स्टेट। ये ऐसे सब्सटेंसेस है जो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं गैसियस स्टेट में, और ये लिक्विड स्टेट को स्किप करते हैं। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस? The state of a substance changes if it is heated or cooled. Every substance in our surrounding is found in either the solid, liquid or gaseous state. हमने यहाँ पर क्या सीखा? स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस यानी सब्सटेंस जिस फॉर्म में पाए जाते हैं, जिस कंडीशन में वो पाए जाते हैं, उसके अंदर चेंजेस होते हैं, तब्दीली होती है, बदलाव होता है जब हम उन्हें गर्म करते हैं या जब हम उन्हें ठंडा करते हैं। हमारे आसपास पाए जाने वाले सारे सब्सटेंस किसी एक स्टेट में पाए जाते हैं, या तो वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, या तो वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, या तो वो गैसियस स्टेट में होते हैं। इन द पास्ट, in the 19th century, the scientist J. Williard Gibbs shows that the characteristic property of a substance depend on its physical state and the arrangement of particles in it. साइंटिस्ट जे विलियर्ड गिब्स ने कहा कि किसी सब्सटेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है यानी उसकी गुणवत्ता, उसकी स्पेशलिटी, उसकी खुसूसियात, ये डिपेंड करती है उसके फिजिकल स्टेट और उसके अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स पर। आपके सामने एक टेबल दिया गया है जिसके कॉलम में मेंशन किए गए हैं सब्सटेंस के स्टेट, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस,
और रोज में मेंशन किया गया है शेप और वॉल्यूम। स्टेट्स के हिसाब से एग्जाम्पल दिए गए हैं और हमें इसके शेप और वॉल्यूम के बारे में समझना है। सॉलिड स्टेट का एग्जाम्पल है अ पीस ऑफ आयरन। बात करेंगे इसके शेप के बारे में। हैज़ अ शेप ऑफ इट्स ओन, रिटेन शेप नो मैटर हाउ इट इज केप्ट। इसका खुद का अपना शेप होता है और ये अपने शेप को बरकरार रखता है यानी रिटेन करता है। उसे किस तरह भी रखा जाए तो उसके शेप में कोई तब्दीली नहीं आती, कोई चेंज नहीं आता। बात करेंगे इसके वॉल्यूम की। हैज़ अ डेफिनाइट वॉल्यूम, सॉलिड लाइक शुगर सैंड व्हेन पोर्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस फॉर्म अ हीप। वॉल्यूम यानी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट को लगने वाली जगह, इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और बाकी सॉलिड सब्सटेंसेस जैसे कि शुगर और सैंड जब इन्हें फ्लैट सरफेस पर डालते हैं तो वो तब्दील हो जाते हैं हीप में, हीप यानी ढेर में। लिक्विड स्टेट का एग्जाम्पल है वाटर, स्पिरिट, ऑयल। बात करेंगे इसके शेप के बारे में। डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन, टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। इसका खुद का अपना कोई शेप नहीं होता है और जिस कंटेनर में उसे रखा जाता है वो उसका शेप ले लेता है। बात करेंगे इसके वॉल्यूम की। इट हैज़ अ स्पेसिफिक वॉल्यूम, ऑक्यूपाइज डेफिनाइट पोर्शन ऑफ अ कंटेनर, स्प्रेड ऑन अ फ्लैट सरफेस ऑन पोरिंग, फ्लोज डाउनवर्ड अलोंग अ स्लोप। इनका खुद का अपना वॉल्यूम होता है। जिस कंटेनर में इसे रखा जाता है उस कंटेनर में ऑक्यूपाई यानी समा जाते हैं। फ्लैट सरफेस पर जब इन्हें डाला जाता है तो ये फैल जाते हैं। जहां पर स्लोप होती है यानी ढलान होती है उस तरफ ये बहते हैं। गैसियस स्टेट का एग्जाम्पल है एयर। बात करेंगे इसके शेप के बारे में। डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन, ऑक्यूपाइज ऑल द अवेलेबल स्पेस। इसका खुद का अपना कोई शेप नहीं होता, जितनी जगह अवेलेबल होती है उतनी जगह में फैल जाते हैं। बात करेंगे इसके वॉल्यूम की। डज नॉट हैव अ डेफिनाइट वॉल्यूम, ऑन चेंजिंग द प्रेशर ऑन अ गैस इन अ क्लोज कंटेनर इट्स वॉल्यूम ऑल्सो चेंजेस। इनका खुद का कोई वॉल्यूम नहीं होता है। बंद कंटेनर में अगर प्रेशर को चेंज करेंगे तो इसके वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। हीट एंड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, गर्मी और सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट में बदलाव। यू हैव लर्न दैट चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज एन इफेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट इन इट। On gaining heat, the substance changes from solid to liquid and liquid to gas. On the other hand, when the substance cools or loses heat, it changes from gaseous to liquid and liquid to solid states. हमने ये सीखा है कि किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट में चेंजेस, तब्दीली और बदलाव गर्मी की वजह से आते हैं। जब किसी सब्सटेंस को गर्म किया जाता है तो वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब सब्सटेंस को कूल यानी ठंडा किया जाता है यानी सब्सटेंस में से गर्मी यानी हीट कम होती है तो वो सब्सटेंस गैसियस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाते हैं। समझेंगे चेंजेस ऑफ स्टेट के बारे में। ऑन हीटिंग, सब्सटेंस सॉलिड से चेंज हो जाते हैं लिक्विड में और लिक्विड से चेंज हो जाते हैं गैस में। ऑन कूलिंग, सब्सटेंस चेंज हो जाते हैं गैस से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में। Does water change into vapor the moment we place the vessel on a stove? Does water kept in fridge change at once into ice? क्या पानी भाप में तब्दील हो जाता है जब हम बर्तन को चूल्हे पर रखते हैं? क्या फ्रिज में रखा पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है? आंसर, नो, इट टेक्स सम टाइम टू चेंज द स्टेट ऑफ वाटर इनटू वेपर एंड वाटर इनटू आइस। नहीं, पानी को भाप में तब्दील होने और पानी को बर्फ में तब्दील होने यानी चेंज होने के लिए कुछ समय लगता है। A specific amount of heat must be gained or lost before the state of a substance can change. The change in physical state is determined by how hot the substance become on gaining heat और how cold on losing it. किसी भी सब्सटेंस के स्टेट यानी उसके फॉर्म, उसके कंडीशन में चेंज, तब्दीली, बदलाव आने से पहले उसमें से एक स्पेसिफिक यानी एक डिफाइंड अमाउंट की हीट यानी गर्मी उस सब्सटेंस में बढ़ जाती है या उसमें से कम हो जाती है। सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट में चेंजेस यानी बदलाव, तब्दीली का इस बात से पता चलता है कि सब्सटेंस कितना गर्म होता है, हीट यानी गर्मी को गेन करने के बाद या हासिल करने के बाद। उसी तरह सब्सटेंस कितना ठंडा हो जाता है गर्मी यानी हीट के कम होने के बाद। हाउ डू वी टेल हाउ हॉट और कोल्ड अ सब्सटेंस इज? हम ये कैसे बताएंगे कि सब्सटेंस कितना गर्म है या कितना ठंडा है? आंसर, वी कैन टेल अबाउट द सब्सटेंस हीट और कोल्डनेस बाय मेजरिंग द सब्सटेंसेस टेम्परेचर विद अ थर्मामीटर। हम थर्मामीटर की मदद से टेम्परेचर को मेजर करके ये बता सकते हैं कि सब्सटेंस कितना गर्म है या कितना ठंडा है। द टेम्परेचर एंड अ थर्मामीटर। व्हेन अ सब्सटेंस गेट हीट इट बिकम्स वार्म एंड देन हॉट। वी पुट आवर हैंड और फिंगर इन द वाटर टू जज हाउ हॉट इट इज।
but that is not an accurate measure. Besides, if the substance is very hot, we could get scalded. A thermometer is used to measure temperature. Degree Celsius is the unit of measuring temperature. There are several types of thermometers available. Nowadays, digital thermometers are frequently used. जब किसी सब्सटेंस को गर्मी मिलती है तो वो हल्का गर्म होता है, फिर धीरे धीरे वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। हम अपने हाथ या उंगली को पानी में डालकर जज यानी फैसला कर सकते हैं कि पानी कितना गर्म है, लेकिन ये तरीका मापने के लिए, मेजर करने के लिए सही नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। इसके अलावा अगर सब्सटेंस ज़्यादा गर्म हो तो हमारे हाथ जल सकते हैं, हम इंजर हो सकते हैं। यहाँ पर स्कैल्डेड का मतलब है किसी ज़्यादा गर्म लिक्विड या स्टीम से इंजुरी होना। टेम्परेचर या तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। अलग अलग टाइप के थर्मामीटर पाए जाते हैं। आजकल डिजिटल थर्मामीटर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। Take a thermometer from the laboratory. The bulb at its lower end is filled with mercury. The mercury rises to a certain level in the capillary tube above the bulb. You will see a scale next to the mercury column. Reading the figure near the level of the mercury tell us the temperature of air around the bulb of the thermometer. Hold the thermometer in the water so that bulb is completely immersed in the water and read the temperature of the water. Repeat the activity taking some hot water in one vessel and cold water or ice in another. Note the temperatures. हमें एक थर्मामीटर लेबोरेटरी से लेना है। थर्मामीटर के निचले हिस्से को बल्ब कहते हैं जिसमें मर्क्यूरी भरी हुई होती है। ये मर्क्यूरी कैपिलरी ट्यूब में से राइज होती है यानी बढ़ती है टेम्परेचर के हिसाब से। मर्क्यूरी कॉलम के पास एक स्केल दी गई है। इस स्केल के फिगर जो मर्क्यूरी की लेवल के पास है, इसे पढ़कर हम बता सकते हैं कि एयर का, हवा का टेम्परेचर, तापमान थर्मामीटर के बल्ब के पास कितना है। अब थर्मामीटर को पानी में इसी तरह होल्ड करना है कि थर्मामीटर का जो बल्ब है वो पानी में डूब जाए। तो यहाँ पर हम थर्मामीटर के स्केल के फिगर को पढ़कर पानी का टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। इस एक्टिविटी को हमें रिपीट करना है, बर्तन में गर्म पानी को लेकर, फिर ठंडे पानी को लेकर, फिर बर्फ को लेकर। इस तरह हम उनके टेम्परेचर को नोट करेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं और उनके टेम्परेचर। बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग वाटर का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। एयर विंटर नाइट में टेम्परेचर है लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस। एयर समर आफ्टरनून का टेम्परेचर है ग्रेटर देन 35 डिग्री सेल्सियस। इनसाइड द फ्रिज का टेम्परेचर है लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। इनसाइड द फ्रीजर का टेम्परेचर है लेस देन -18 डिग्री सेल्सियस। बॉडी टेम्परेचर है अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस। Boiling. Water is continuously evaporating. We know that water spilled on the floor dries up slowly on its own. This evaporation occurs from the surface of the water. What happens when water boils? As the water gets heated, its temperature increases and it evaporates at a faster and faster rate. पानी लगातार भाप में कन्वर्ट होते रहता है। हमें यह पता है कि जब ज़मीन पर पानी गिरता है तो वह अपने आप सूख जाता है। ये इवेपोरेशन का प्रोसेस पानी की सतह से होता है। पानी को बॉईल करने पर यानी उबालने पर क्या होता है? पानी गर्म हो जाता है और टेम्परेचर, तापमान बढ़ते रहता है और इवेपोरेशन का प्रोसेस तेजी से होता रहता है। When water kept on a stove attains a particular temperature or level of heat, then evaporation take place in all parts of the body of water. Then we see water bubbles rising at faster and faster rate to the surface and steam mixing in the air. This is called boiling of water or ebullition. At sea level, pure water boils at 100 degrees Celsius. This is the boiling point of water. When water vapor cools, it is converted into water again. This process is called condensation. Condensation of steam also take place at 100 degrees Celsius. It means that the boiling point and condensation point of water are one and the same. जब पानी को चूल्हे पर रखा जाता है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, तापमान पर या एक लेवल पर गर्म होने पर इवेपोरेशन पानी के सारे जगह से होने लगता है। पानी के बुलबुले पानी की सतह पर तेजी से बनने लगते हैं और हवा में भाप मिक्स होने लगती है। इसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर या एबुलेशन कहा जाता है। सी लेवल पर 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉईल होता है। इसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहा जाता है। जब भाप को ठंडा किया जाता है तो वो फिर से पानी में तब्दील हो जाती है। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। स्टीम का कंडेंसेशन भी 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसका मतलब यह है कि पानी के बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट सेम है।
Take some water in a beaker and place a thermometer in it. Heat the beaker on a spirit lamp. Note the boiling point of water. Repeat the activity, adding salt or sugar to the water and note the boiling point again. थोड़े पानी को बीकर में ले और थर्मामीटर उसमें डाले। यहाँ बीकर एक ऐसा कंटेनर को कहा जाता है जो सिलेंड्रिकल शेप में होता है और जिसका इस्तेमाल लेबोरेटरी में किया जाता है। फिर बीकर को गर्म करना है स्पिरिट लैम्प पर यानी बत्ती पर, और यहाँ हम नोट करेंगे पानी के बॉइलिंग पॉइंट को। अब हमें इस एक्टिविटी को दोबारा करना है और इस बार हमें पानी में शुगर या सॉल्ट मिलाना है। वॉट डू यू इन्फर फ्रॉम इट? हमें क्या नतीजे मिलेंगे? नॉर्मल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन पानी में शुगर या सॉल्ट मिलाने पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, यानी ये ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। फ्रीजिंग जमना। द वाटर kept in a fridge or on ice becomes cooler and cooler. That is, its temperature falls. At a certain temperature, water does not get any cooler but start freezing and forms ice. पानी को फ्रिज में रखे या बर्फ पर, वो ठंडा होने लगता है। टेम्परेचर नीचे गिरता है और पानी और ज़्यादा ठंडा हो जाता है, लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद पानी उससे ज़्यादा ठंडा नहीं हो सकता और फिर वो तब्दील हो जाता है बर्फ में। द टेम्परेचर एट विच दिस हैपन इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जिस टेम्परेचर पे ये होता है उसे कहते हैं पानी का फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस कैन फॉल बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल, द टेम्परेचर ऑफ एयर इन द फ्रीजर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर is around minus 18 degree Celsius. It is read as minus 18 degree Celsius. सब्सटेंस का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे जा सकता है। एग्जाम्पल, रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में हवा का तापमान माइनस 18 डिग्री सेल्सियस होता है। When ice gets heat, it starts melting or changing into the liquid state again. Ice melts at 0 degree Celsius. It means that the freezing point and melting point of water are one and the same. जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो वो पिघलना शुरू करता है और फिर से तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है लिक्विड स्टेट में। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघलता है। इसका मतलब यह है कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम है। ईच सब्सटेंस हैज अ स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट विच इज ऑल्सो इट्स कंडेंसेशन पॉइंट। हर एक सब्सटेंस का स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होता है और वो ही उसका कंडेंसेशन पॉइंट भी होता है। Each substance has a specific melting point which is the same as its freezing point. हर एक सब्सटेंस का स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है और वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है। The temperature at which a substance boils while heating is the same as the temperature at which it condenses when it is cooled. Similarly, the temperature at which a substance freezes while cooling is the same as the temperature at which it melts when it is heated. जिस तापमान पर सब्सटेंस बॉयल होता है गर्म करने पर, उसी टेम्परेचर तापमान पर सब्सटेंस कंडेंस हो जाता है ठंडा करने पर। इसी तरह जिस तापमान पर सब्सटेंस फ्रीज होता है, जम जाता है ठंडा करने पर, उसी टेम्परेचर तापमान पर सब्सटेंस पिघल जाता है गर्म करने पर। वेरियस यूजेस ऑफ चेंजेस इन फिजिकल स्टेट। सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट के चेंजेस की वजह से अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। कैंडल्स आर मेड बाय मेल्टिंग पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स को पिघालकर मोमबत्तियां बनाई जाती है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस इज यूज्ड टू मेक आइसक्रीम एंड टू कीप इट फ्रोजन। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है आइसक्रीम बनाने के लिए और उसे फ्रोजन यानी जमी हुई रखने के लिए। लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है पशुपालन के लिए। सैंड सिलिका इज मेल्टेड टू मेक ग्लास। सैंड सिलिका को पिघालकर ग्लास यानी कांच बनाई जाती है। मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आर मेल्टेड टू मेक ऑर्नामेंट्स। सोने और चांदी जैसे मेटल्स यानी धातुओं को पिघाला जाता है और जेवर बनाए जाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। आयरन इज मेल्टेड टू मेक टूल्स। लोहे को पिघाला जाता है और उससे टूल्स यानी औजार बनाए जाते हैं। The chart given below shows the boiling point and freezing point of some substances. State whether these substances are solid, liquid or gases at room temperature. हमारे सामने एक चार्ट दिया गया है जिसमें सब्सटेंसेस के नाम दिए गए हैं और उनके फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेंशन किए गए हैं। हमें यह फाइंड आउट करना है ये दिए गए तीनों सब्सटेंसेस कैंडल, प्लास्टिक और आयन रूम टेम्परेचर में कौन से स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये तीनों सब्सटेंसेस रूम टेम्परेचर में पाए जाते हैं सॉलिड स्टेट में।
Take some sand in a crucible, put a few iodine crystals on it, place the crucible on a tripod to heat it, block the stem of the funnel with a cotton plug and place it inverted over the crucible. Light the burner and heat the mixture in the crucible. Observe the changes. हम कुछ रेत को लेंगे और क्रूसिबल में रखेंगे। क्रूसिबल एक ऐसा बर्तन होता है जिसमें चीज़ों को पिघलाया जाता है या उसमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसमें आयोडीन क्रिस्टल के टुकड़े डालें, क्रूसिबल के ट्राइपॉड पर रखें और उसे गर्म करें। फनल को कॉटन के प्लग से ब्लॉक करें और फनल को क्रूसिबल पर उल्टा प्लेस करें। बर्नर को जलाएं और क्रूसिबल में मिक्सचर को गर्म करें और चेंजेस को ऑब्जर्व करें। इस एक्सपेरिमेंट में आयोडीन के पार्टिकल्स हमें फनल पर चिटके हुए दिखाई देंगे। वाई डज दिस हैपन? ये ऐसा क्यों होता है, इसे हम समझेंगे सब्लिमेशन के जरिए। Iodine crystals do not melt on heating but change directly into gaseous state. When the fumes of the iodine hit the wall of the funnel, they cool to form solid crystals of iodine and stick to the funnel wall. Thus, on heating, iodine does not melt and change to a liquid but directly changes to the gaseous state. The change of solid substance directly into a gas or vapor without first changing into a liquid is called sublimation. आयोडीन क्रिस्टल मेल्ट नहीं होते लेकिन वो डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं यानी कन्वर्ट हो जाते हैं गैसियस स्टेट में। आयोडीन का धुआं फनल के वॉल को टकराता है और ठंडा होकर सॉलिड आयोडीन क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है और फनल के वॉल पे आयोडीन क्रिस्टल चिटक जाते हैं। इस तरह गर्म करने पर आयोडीन पिघलता नहीं है और लिक्विड नहीं बनता, ये डायरेक्टली चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में। जब कोई सॉलिड सब्सटेंस गर्म होने पर डायरेक्टली चेंज होता है, तब्दील होता है गैस में या वेपर में बिना लिक्विड में तब्दील हुए, इसे कहते हैं सब्लिमेशन। हाउ विल यू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग? हम चीज़ों को किस तरह पहचानेंगे? अ ग्लास, इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, स्टील और ग्लास। आंसर, अ ग्लास इज मेड अप ऑफ ग्लास एज इट इज ट्रांसपेरेंट। ग्लास जो है कांच की बनी होती है क्योंकि कांच ट्रांसपेरेंट होती है। अ रॉड, आयरन और एल्यूमिनियम। आंसर, रॉड इज मेड अप ऑफ आयरन एज इट इज सीन टू बी ओपेक एंड डार्क। ओपेक का मतलब है ट्रांसपेरेंट ना होना। रॉड जो है आयरन की बनी होती है क्योंकि आयरन ओपेक होते हैं और उनका कलर डार्क होता है। अ डोर, वुडन और ग्लास। आंसर, डोर इज वुडन एज इट इज सीन टू बी ओपेक। डोर वुड के बने हुए होते हैं क्योंकि वुड ओपेक होता है और ग्लास ट्रांसपेरेंट होती है। अ वाइट पाउडर, सॉल्ट और चॉक पाउडर। आंसर, द पाउडर कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड जस्ट लाइक दैट but will have to be dissolved in the water. Chalk powder will not dissolve in water while salt can dissolve. This test can tell us the contents. पाउडर देखकर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इसलिए हमें उन्हें पानी में डिज़ोल्व करेंगे। चॉक पाउडर पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है और सॉल्ट पानी में डिज़ोल्व होता है। ये टेस्ट हमें दोनों पाउडर के कंटेंट को बताएगा। To answer the above question, you consider their properties, example their transparency, hardness, weight, color, the sound produced from it, solubility in water, etc. Substances can be identified by studying their properties. They can be put to use according to their properties. Let's study the properties of substances in greater detail. सवालों के जवाब देने के लिए हमने सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज को कंसिडर किया, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, हार्डनेस, वेट, कलर, द साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम इट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर एक्सेट्रा। सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी देखकर उन्हें पहचाना जाता है और प्रॉपर्टीज के हिसाब से इस्तेमाल में लिया जाता है। अब हम सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी को ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस यानी सब्सटेंस की स्पेशलिटी, उनकी खुसूसियात। What will happen if pressure is applied on substances like chalk, brick, alum, glass और राजगिरा वड़ी? एलम का मतलब है फिटकरी। इन सब्सटेंसेस पर दबाव प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा? दिस सब्सटेंसेस ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस और पार्टिकल। सच सब्सटेंसेस आर सेड टू बी ब्रिटल। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। ये सब्सटेंसेस छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। इन सब्सटेंस को ब्रिटल कहा जाता है। ब्रिटल का मतलब है नाजुक और इस प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस को कहा जाता है ब्रिटलनेस। Take an iron nail. Try to pierce a cardboard sheet, wet mud, and a piece of wood using the nail. What happens? The nails easily pierces wet mud but not the piece of the wood. It can pierce the cardboard sheet with some effort. Why does this happen? The hardness of a substance is determined by how much resistance it offers to the substance being pushed through it. लोहे के खिल्ले को लेंगे और इससे छेद करने की कोशिश करेंगे कार्डबोर्ड शीट
वेट मड यानी गीली मिट्टी और एक लकड़े के टुकड़े में। क्या होगा देखते हैं। लोहे का खिल्ला आयरन नेल आसानी से वेट मड यानी गीली मिट्टी में होल कर लेता है, पर लकड़े के टुकड़े में नहीं कर पाता। लेकिन कार्डबोर्ड शीट में थोड़े एफर्ट से ये होल कर लेता है। ये क्यों होता है? सब्सटेंस की हार्डनेस यानी सब्सटेंस कितना सख्त है, कठोर है, ये पता चलता है उसके रेसिस्टेंस यानी वो कितना अपोज करता है दूसरे सब्सटेंस से जो उसमें पुश किया जा रहा है। विच इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस? कौन सा सबसे सख्त सब्सटेंस जाना जाता है? आंसर, डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ। डायमंड यानी हीरा नेचुरली सबसे सख्त हार्डेस्ट सब्सटेंस दुनिया में पाया जाता है। Stretch a rubber band and let it go, or apply pressure on a piece of sponge and release it. What do you see? The rubber band and the sponge go back to their original shape. Some substances change their shape when a force is applied on them, but return to their original shape and size when the force is removed. This property is called elasticity. रबर बैंड को खींचे और छोड़े या स्पॉन्ज को दबाए और फिर उसे रिलीज करे, आप क्या देखोगे? रबर बैंड और स्पॉन्ज फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में चले जाते हैं। कुछ सब्सटेंसेस पर जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उनका शेप और साइज चेंज हो जाता है, और जैसे ही फोर्स निकालते हैं तो वो सब्सटेंस अपने ओरिजिनल साइज और शेप में रिटर्न हो जाते हैं। सब्सटेंस के इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। टेक अ फ्लैट मेटल शीट ऑफ द साइज ऑफ अ नोटबुक, होल्डिंग इट एट एन एंगल, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, हनी एंड गम एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द बोर्ड. Observe how they flow down the slope. Liquid flow downward on a sloping surface. This property is called fluidity. The fluidity of any liquid is determined by how easily it flows. हम एक नोटबुक के साइज की मेटल शीट लेनी है और उसे एक एंगल पर रखना है ताकि स्लोप मेंटेन हो सके। फिर पानी, शहद और गम को शीट के अलग अलग जगहों पर डालें। हमें यह ऑब्जर्व करना है कि ये किस तरह ढलान पर बहते हैं यानी फ्लो होते हैं। लिक्विड स्लोपिंग सरफेस यानी ढलान पर नीचे की तरफ बहते हैं। सब्सटेंस की इस प्रॉपर्टी को फ्लूइडिटी कहा जाता है। लिक्विड की फ्लूइडिटी उसके फ्लो यानी बहाव को देखकर तय की जाती है। इफ टू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज, वन वुडन एंड द अदर ऑफ आयरन, आर वेड इन अ बैलेंस, हाउ वुड दे कंपेयर? द मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैविंग द सेम वॉल्यूम कैन बी डिफरेंट. This difference is because of the difference in their densities. Between substances of the same volume, the one with greater density are heavier than the those of lesser density. हमें दो ब्लॉक सेम साइज के लेने हैं, एक लकड़े का और दूसरा लोहे का, और उनका वजन सेम होगा। हम उन्हें कैसे कंपेयर करेंगे? यहाँ पे समझते हैं कि वॉल्यूम और डेंसिटी क्या होती है। किसी सब्सटेंस को लगने वाली जगह को वॉल्यूम कहते हैं, और किसी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट में कितना मैटर होता है यानी कितना मास होता है, इससे डेंसिटी का पता चलता है। सेम वॉल्यूम के सब्सटेंसेस के मास अलग अलग हो सकते हैं। यह डिफरेंस उनकी डेंसिटी की वजह से होता है। सेम वॉल्यूम के दो सब्सटेंस में एक की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसका वजन भी ज़्यादा होगा दूसरे सब्सटेंस से जिसकी डेंसिटी कम होगी। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, एड सम सॉल्ट, फाइन सैंड एंड शुगर टू इट एंड ट्राई टू डिसॉल्व देम. Repeat this, replacing water with kerosene. What do you observe? Some solid substances dissolve in a particular liquid. If a solid does not dissolve in a liquid, it is said to be insoluble in that liquid. Example, salt is soluble in water but insoluble in kerosene. You know of many beverages made by using water and soluble substances. The property of substance of getting dissolved is called its solubility. हमें एक पानी का ग्लास लेना है। अब उसमें नमक, रेत और शक्कर को डालना है और उन्हें डिसॉल्व करने की कोशिश करनी है। इसी चीज़ को दोहराना है और इस बार इस्तेमाल करना है केरोसिन का पानी की जगह पर यानी मिट्टी के तेल का। हमने क्या देखा? कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस पर्टिकुलर लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं यानी घुलते हैं। अगर सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होते तो उन्हें उस लिक्विड में इनसॉल्युबल कहा जाता है। इनसॉल्युबल का मतलब है नहीं घुलना। सॉल्ट, नमक पानी में घुल जाता है पर केरोसिन में नहीं घुलता। हमने काफ़ी बेवरेजेस पता है जो पानी और दूसरे सॉल्युबल सब्सटेंस से बनती है। सब्सटेंस की डिसॉल्व होने वाली प्रॉपर्टी को सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। When we can look through a substance and see things on the other side, then that substance is said to be transparent.
This property of the substance is called transparency. Glass, some type of plastic, clean water and air are transparent substances. जब हम एक सब्सटेंस के थ्रू दूसरी तरफ की चीजें देख सकते हैं, उन सब्सटेंस को ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। सब्सटेंस के इस प्रॉपर्टी को ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है। ग्लास यानी कांच, कुछ प्लास्टिक, साफ पानी और हवा, ये सारे सब्सटेंस ट्रांसपेरेंट है। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट शोन इन फिगर 5.14 फ्रॉम विच सब्सटेंसेस आर दे मेड, व्हाट आर दिस सब्सटेंसेस कॉल्ड एज अ ग्रुप। ऑब्जेक्ट को पहचाने, ये सब्सटेंस किस चीज से बने हैं, इन सब्सटेंस को ग्रुप में क्या कहा जाता है। आंसर, these articles are made up of metals such as gold, silver and iron. The group of these substances is known as metals. Minerals are further processed to obtain metals. ये आर्टिकल मेटल यानी धातुओं से बनते हैं, जैसे कि सोना, चांदी और लोहे। इन सब्सटेंसेस के ग्रुप को मेटल कहा जाता है। मिनरल्स को प्रोसेस करके मेटल यानी धातु बनाए जाते हैं। Metals. Substances like copper, gold, iron, aluminium are called metals. Metals are found in the form of minerals deep inside the earth. Minerals from the earth crust are processed to obtain the metal. In daily life, metals have various important uses. Let us study some common properties of metals. Substances जैसे कि कॉपर, तांबा, गोल्ड, सोना, आयरन, लोहा और एल्यूमिनियम को मेटल यानी धातु कहा जाता है। जमीन के अंदर मेटल्स यानी धातु मिनरल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट यानी जमीन के आउटर लेयर से मिलने वाले मिनरल्स को प्रोसेस करके मेटल बनाया जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में मेटल्स का अलग अलग जरूरतों में इस्तेमाल लिया जाता है। हम मेटल्स यानी धातुओं के कॉमन प्रॉपर्टीज यानी आम खुसूसियात स्पेशलिटी के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स यानी धातुओं की स्पेशलिटी, उनकी खुसूसियात। टेक अ पीस ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम वायर और a small nail. Hammer it repeatedly. What do you observe? On hammering repeatedly, the wire become flat. That is, it form a thin sheet. Metals can be converted into sheet by hammering. This property of metal is called malleability. एक कॉपर यानी तांबे की या एल्यूमिनियम की वायर या छोटे खिल्ले को ले, रिपीटेडली उसे हैमर करे यानी हथौड़े से उस पर मारे। आप क्या ऑब्जर्व करोगे? हथौड़े से बार बार मारने पर वायर फ्लैट हो जाएंगी, यानी वो तब्दील हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी पतले शीट में। मेटल्स को हैमरिंग करके यानी हथौड़े से बार बार मार के उसे शीट में तब्दील किया जा सकता है। मेटल के इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी कहा जाता है। हॉट आयरन इज हैमर्ड एंड मेड इनटू थिन शीट. Visit a blacksmith shop to observe how this hammering causes it to stretch. Iron bars made to revolve continuously while being hammered become longer. The iron can be drawn into a wire. Metals can be stretched and drawn into wires. This property of metals is called ductility. Metals like silver, gold, copper, platinum can be drawn into fine wires. हम लोहे को हथौड़े से मारकर एक पतले शीट में तब्दील कर सकते हैं। ब्लैक स्मिथ यानी लोहार की दुकान में जाकर हम ये देख सकते हैं कि किस तरह हैमरिंग से मेटल स्ट्रेच होते हैं। आयरन बार को लगातार घुमाते हुए हैमरिंग करने से बार लंबे हो जाते हैं और इस तरह आयरन को यानी लोहे को वायर में तब्दील किया जा सकता है। इस तरह मेटल्स यानी धातुओं को स्ट्रेच करके वायर में तब्दील यानी चेंज किया जा सकता है। मेटल के इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहा जाता है। मेटल जैसे कि चांदी, सोना, तांबा और प्लेटिनम से फाइन यानी पतले वायर बनाए जा सकते हैं। वाई आर द इलेक्ट्रिक बोर्ड फिटेड ऑन द वॉल मेड ऑफ प्लास्टिक और वुड? दीवारों पर फिट किए गए इलेक्ट्रिक बोर्ड लकड़े के या प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं? आंसर, इन द प्लास्टिक एंड वुडन मटेरियल देयर इज नो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी. When we are touching electric boards, we should not get electric shock. Therefore, the electric boards fitted on the wall are made of plastic or wood. प्लास्टिक और लकड़े के मटेरियल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती। जब हम इलेक्ट्रिक बोर्ड को टच करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, इसलिए दीवार पर फिट किए गए इलेक्ट्रिक बोर्ड प्लास्टिक या लकड़े से बनाए जाते हैं। द हैंडल ऑफ अ कुकर इज मेड ऑफ प्लास्टिक. वाई? कुकर का हैंडल प्लास्टिक से क्यों बनाया जाता है? आंसर, pressure cooker is made from mixed metals such as hindalium or aluminium. When it is on cooking fire, it becomes hot. If we lift it up in a hurry, we may get burned. To avoid this, the handle of cooker is made from plastic.
प्रेशर कुकर मिक्स मेटल से बनाए जाते हैं जैसे कि हिंडालियम या एल्यूमिनियम। जब इसे खाना पकाने की आग पर रखा जाता है तो ये गर्म हो जाते हैं। जल्दी में अगर हम इसे उठाएंगे तो हम जल सकते हैं, हमारे हाथ बर्न हो सकते हैं। इसे अवॉइड करने के लिए, इससे बचने के लिए कुकर के हैंडल को प्लास्टिक से बनाया जाता है। Electricity flows through metals. All metals are conductor of electricity to a greater or lesser extent. This property is called electrical conductivity. इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली मेटल्स यानी धातुओं के थ्रू फ्लो होती है। सारे मेटल्स ज़्यादा या कम हद तक के इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। यहाँ कंडक्टर का मतलब है ऐसा मटेरियल या ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिक करंट को एक या ज़्यादा डायरेक्शन में फ्लो करने में अलाउ करता है। इस प्रॉपर्टी को, स्पेशलिटी को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहा जाता है। Even when a piece of metal is heated at one place, the whole of it becomes hot. It shows that metals allow heat to flow through them. This property is called thermal conductivity. जब एक मेटल यानी धातु के पीस की एक जगह को गर्म किया जाता है तो पूरा पीस गर्म हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि मेटल्स अपने अंदर हीट को फ्लो होने देता है। इस प्रॉपर्टी को थर्मल कंडक्टिविटी कहा जाता है। मेटल्स हैव अ टिपिकल शाइन और लस्टर। Every metal has a characteristic color by which it can be identified. मेटल यानी धातु को एक टिपिकल शाइन यानी चमक होती है। हर मेटल का विशेष यानी स्पेशल कलर होता है जिससे वो पहचाना जाता है। Plug the string of a musical instrument like a tanpura or veena. Ring a bell or hit a steel box with a metal spoon. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तार को खींचना यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना जैसे कि तानपुरा या वीणा। घंटे को बजाना या मेटल के चम्मच से स्टील बॉक्स को हिट करना यानी मारना। स्ट्राइक अ वुडन टेबल और अ मार्बल फ्लोर विद अ वुडन स्टिक। नोट द डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस इन द टू केसेस। मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द सोनोरिटी ऑफ मेटल्स। स्ट्राइक यानी हिट करना, मारना। एक लकड़े के टेबल या मार्बल फ्लोर को लकड़ी से हिट करो। दोनों केसेस में साउंड को, आवाज़ों के डिफरेंस को नोट करो। मेटल से रिंगिंग की यानी बजने की आवाज़ आती है। इस प्रॉपर्टी को सोनोरिटी ऑफ मेटल्स कहा जाता है। इन द पैराग्राफ बिलो राइट सॉलिड, लिक्विड और गैस इन ईच ऑफ द ब्रैकेट डिपेंडिंग ऑन द सब्सटेंस रिफर टू जस्ट बिफोर। हमारे सामने एक पैराग्राफ दिया गया है और सब्सटेंसेस के सामने ब्रैकेट दिए गए हैं। हमें उस ब्रैकेट में सब्सटेंसेस के स्टेट लिखने हैं। तो पहला सब्सटेंस है बॉल, इसका स्टेट है सॉलिड। नेक्स्ट सब्सटेंस है वाटर, इसका स्टेट है लिक्विड। नेक्स्ट सब्सटेंस है ब्रीज, इसका स्टेट है गैस। नेक्स्ट सब्सटेंस है रेन, इसका स्टेट है लिक्विड। नेक्स्ट सब्सटेंस है हाउस, इसका स्टेट है सॉलिड। नेक्स्ट सब्सटेंस है क्लोथ्स, इनका स्टेट है सॉलिड। नेक्स्ट सब्सटेंस है कप और इसका स्टेट है सॉलिड। नेक्स्ट सब्सटेंस है मिल्क और इसका स्टेट है लिक्विड। डिस्कस। रिया पोर सम वाटर फ्रॉम हर बॉटल इनटू अनदर बॉटल। डस इट चेंज द शेप ऑफ द वाटर? रिया ने अपनी बॉटल में से दूसरी बॉटल में पानी डाला, क्या पानी का शेप चेंज हो जाएगा? आंसर, यस, इट चेंजेस द शेप ऑफ वाटर एज द लिक्विड डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, हैंस दे ऑलवेज टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। हाँ, पानी का शेप चेंज हो जाता है क्योंकि लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप यानी आकार नहीं होता, इसलिए लिक्विड हमेशा कंटेनर यानी बर्तन का शेप, आकार लेते हैं। हालिमा पिक अप अ स्मॉल स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट इन द वाटर इन अ डिश। डज द शेप ऑफ द स्टोन चेंज? हालिमा एक छोटे पत्थर को ज़मीन से उठाती है और उसे एक पानी के डिश में डालती है, क्या पत्थर का शेप चेंज होगा या बदलेगा? आंसर, नो, इट डज नॉट चेंजेस द शेप ऑफ स्टोन एज इट इज सॉलिड एंड डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। नहीं, पत्थर यानी स्टोन का शेप चेंज नहीं होगा क्योंकि पत्थर सॉलिड है और वो पानी में डिजॉल्व नहीं होता। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सब्सटेंसेस। हमें कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज लिखनी है। वाटर की प्रॉपर्टीज है लिक्विड, फ्लूइडिटी। ग्लास की सॉलिड, ट्रांसपेरेंट। चॉक की सॉलिड, ब्रिटल। आयरन बॉल सॉलिड, हार्ड। शुगर सॉलिड, वाटर सॉल्यूबल यानी वाटर में मिक्स हो जाता है। सॉल्ट सॉलिड, वाटर सॉल्यूबल। फ्लोर सॉलिड, वाटर सॉल्यूबल। कोल सॉलिड, ब्रिटल। सॉइल सॉलिड, पेन सॉलिड, इंक लिक्विड, फ्लूइडिटी
soap, solid, brittle. What is sublimation? Write the names of everyday substances that sublimate. Sublimation क्या है? हमें लिखना है कि रोजमर्रा में कौन से substances sublimate होते हैं. Answer. The change in the solid substance upon heating directly into gas or vapor without changing into liquid is called sublimation. The substances that show sublimation are camphor, naphthalene balls, iodine crystals, ammonium chloride और नवसागर. सॉलिड सब्सटेंसेस जो गर्म होने के बाद डायरेक्टली चेंज होते हैं गैस में या भाप में बिना लिक्विड में चेंज हुए, इसे सब्लिमेशन कहते हैं. सब्सटेंसेस जो सब्लिमेशन शो करते हैं कैम्फर, नेप्थलीन बॉल्स, आयोडीन क्रिस्टल्स, एमोनियम क्लोराइड या नवसागर. व्हाट इज इट मेड फ्रॉम? वाई? ये किससे बना है और क्यों? अ सिकल टू कट शुगर कैन. सिकल एक औजार है जिससे गन्ने को काटा जाता है. आंसर. स्टील, बिकॉज इट हैज शार्प एंड पॉइंटेड एजेस टू कट द शुगर कैन. ये स्टील से बना है क्योंकि इसके किनारे काफी तेज और नोकीले होते हैं. द शीट यूज फॉर रूफिंग. छत के लिए कौन से शीट्स यानी पतरे का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर. एल्यूमिनियम, बिकॉज इट इज लाइट इन वेट एंड रस्ट फ्री एंड ड्यूरेबल. एल्यूमिनियम के पतरे का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये वजन में हल्के होते हैं, इनमें जंग यानी रस्ट नहीं लगता और ड्यूरेबल होते हैं यानी टिकाऊ होते हैं, ये लंबे समय तक चलते हैं. अ स्क्रू ड्राइवर. आंसर. स्टील, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग एंड इज दस हेल्पफुल इन जॉइनिंग नट्स एंड बोल्ट्स. ये स्टील से बना है और काफ़ी मजबूत होता है और इसकी मदद से नट्स और बोल्ट्स को जोड़ा जाता है. अ पेयर ऑफ टंग्स. चिमटा या पकड़. आंसर. स्टील, बिकॉज दे आर रस्ट फ्री एंड ड्यूरेबल. पहले के ज़माने में ये लोहे से बनते थे पर अब ये स्टील से बनते हैं. इनमें जंग यानी रस्ट नहीं लगता और ये ड्यूरेबल होते हैं यानी काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं. इलेक्ट्रिक केबल्स. बिजली के तार. आंसर. कॉपर, बिकॉज इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये तांबे से बनते हैं क्योंकि तांबा बिजली का अच्छा कंडक्टर है. ऑर्नामेंट्स, गहने. आंसर. गोल्ड एंड सिल्वर, बिकॉज दे शाइन, रस्ट फ्री एंड दे आर प्रीशियस. ये सोने और चांदी के बने होते हैं क्योंकि ये चमकते हैं और इनमें जंग यानी रस्ट नहीं लगता और ये कीमती होते हैं. पॉट्स एंड पेन्स यानी बर्तन. आंसर. स्टील एंड एल्यूमिनियम, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये स्टील और एल्यूमिनियम से बनते हैं क्योंकि ये हीट यानी गर्मी और बिजली के अच्छे कंडक्टर होते हैं. व्हाट विल हैपन इफ एंड व्हाई? क्या होगा अगर और क्यों? नेल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक. खिले प्लास्टिक से बने हैं. आंसर. प्लास्टिक इज अ ब्रिटल सब्सटेंस एंड कैन नॉट विथस्टैंड हैमरिंग एंड वोंट एंटर इनटू हार्ड मटेरियल्स. प्लास्टिक ब्रिटल यानी नाजुक सब्सटेंस होता है और वो हथौड़े की मार यानी हैमरिंग का सामना नहीं कर पाएगा और हार्ड यानी सख्त मटेरियल में नहीं घुस पाएगा. अ बेल इज मेड ऑफ वुड. घंटा लकड़े से बना है. आंसर. साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय वुडन बेल एज वुड डज नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरिटी. लकड़े के घंटे से बजने की आवाज नहीं आएगी क्योंकि लकड़े में सोनोरिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती. रबर इज नॉट फिटेड ऑन अ पेयर ऑफ टंग्स. रबर अगर चिमटे या पकड़ पर फिट नहीं होगा. आंसर. इफ रबर इज नॉट फिटेड ऑन अ पेयर ऑफ टंग्स आफ्टर हीटिंग दे मे कॉज डिफरेंट कंडक्टिविटी विच में हार्म अस. अगर चिमटे या पकड़ पर रबर फिट नहीं होगा तो पकड़ के गर्म होने के बाद डिफरेंट कंडक्टिविटी की वजह से हमें नुकसान पहुंच सकता है, हमारे हाथ जल सकते हैं. अ नाइफ इज मेड ऑफ वुड. चाकू लकड़े से बना है. आंसर. इफ द नाइफ इज मेड अप ऑफ वुड देन इट विल नॉट हैव शार्प एजेस एंड वुल नॉट कट द फ्रूट इजीली. अगर चाकू लकड़े से बनेंगी तो उसमें तेज धार नहीं होंगी और इससे फल यानी फ्रूट आसानी से नहीं कटेंगे. एन एक्स इज मेड ऑफ रबर. कुल्हाड़ी रबर से बनी है. आंसर. द रबर हैज प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी सो द एक्स मेड ऑफ रबर विल रिबाउंड व्हेन हिट्स द ऑब्जेक्ट. रबर में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है इसलिए रबर की कुल्हाड़ी रिबाउंड होंगी यानी पलटेंगी, वापस आएंगी जब किसी ऑब्जेक्ट पर उसे मारा जाएगा या हिट किया जाएगा. हु एम आई? मैं कौन हूँ? आई एम फाउंड इन ए थर्मामीटर. आई मेजर योर टेम्परेचर. मैं थर्मामीटर में पाया जाता हूँ और मैं टेम्परेचर यानी तापमान को मापता हूँ. आंसर. मर्क्यूरी. आई मेक थिंग्स हॉट और कोल्ड.
मैं चीजों को गर्म या ठंडा करता हूँ। आंसर, हीट एंड विंड। आई हैव नो शेप व्हाटसोएवर। मेरा कोई शेप यानी आकार नहीं होता। आंसर, लिक्विड। आई डिजॉल्व इन वाटर बट नॉट इन केरोसिन। मैं पानी में घुलता हूँ यानी डिजॉल्व होता हूँ, लेकिन केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डिजॉल्व नहीं होता। आंसर, सॉल्ट यानी नमक। वाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? कोकोनट ऑयल थिकन्स इन विंटर। नारियल का तेल ठंडी यानी सर्दियों में जम जाता है। आंसर, इन विंटर द टेम्परेचर ऑफ एयर इज लेस। एट दिस टेम्परेचर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कोकोनट ऑयल इज रिच्ड, देयरफॉर इट फ्रीजेस एंड अपीयर्स टू बी थिकन्ड। ठंडी में हवा के तापमान यानी टेम्परेचर कम होता है। इस टेम्परेचर तापमान पर नारियल का तेल का फ्रीजिंग पॉइंट पहुंच जाता है, इसलिए नारियल का तेल जम जाता है और गाढ़ा दिखने लगता है। केरोसिन लेफ्ट ओपन इन अ डिश डिसअपियर। मिट्टी के तेल को थाली में खुला रखने से यह गायब हो जाता है। आंसर, kerosene has low boiling point. The temperature goes above the boiling point, it gets evaporates. Therefore, kerosene left open on a dish disappears. मिट्टी के तेल का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। जैसे ही तापमान इस बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जाता है तो मिट्टी का तेल इवेपोरेट्स होता है, उड़ जाता है। इसलिए मिट्टी का तेल थाली में खुला रखने से ये गायब हो जाता है। द फ्रेग्रेंस ऑफ इंसेंस स्टिक लाइटेड इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम स्प्रेड टू अदर कॉर्नर। अगरबत्ती को रूम के एक कोने में जलाया जाए तो खुशबू रूम के दूसरे कोने तक फैलती है। आंसर, द इंसेंस स्टिक्स emit fragrant smoke when they are lighted. This smoke is a form of gas and spread everywhere. Therefore, the fragrance of incense stick lighted in one corner of a room spread to the other corner. अगरबत्तियों को जलाने पर इसमें से खुशबूदार धुआं निकलता है। धुआं गैस का फॉर्म है और हर जगह फैलता है। इसलिए अगरबत्ती को रूम के एक कोने में जलाया जाए तो खुशबू रूम के दूसरे कोने तक फैलती है। वॉट डू यू सी इन द पिक्चर? हमें पिक्चर में क्या दिखाई देता है? आंसर, वी सी डेट द एयर फिल्ड बलून पुट इन द वाटर इज फ्लोटिंग बट द एप्पल sinks to the bottom. Apple is a solid substance and hence its density is more. Balloon floats as it is filled with air that is a gaseous substance. हवा से भरा हुआ बलून यानी गुब्बारा पानी पर तैर रहा है, लेकिन एप्पल यानी सेब नीचे डूब गया है। एप्पल सॉलिड सब्सटेंस है, इसलिए उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए वो डूब गया। और गुब्बारा पानी पर तैर रहा है क्योंकि वो हवा से भरा हुआ है और हवा गैसियस सब्सटेंस है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।